हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट माया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे आखिर टॉपिक है क्या और चर्चा में क्यों है। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में डार्कशिप की समुद्री निगरानी के लिए अमेरिका के साथ हॉकाई 360 तकनीक का सौदा किया। तो जो यहाँ पे आपको न्यूज़ दिख रही है ये है इकोनॉमिक टाइम्स से। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख तथ्यों की। भारत ने हॉकाई 360 उपग्रह आधारित निगरानी तकनीक खरीदने के लिए अमेरिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को बढ़ाना है। $131 मिलियन के इस सौदे में सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और सहायता सेवाएं शामिल हैं, और ये प्रणाली भारत को उन जहाज़ों का पता लगाने में मदद करेगी जो उनके ट्रैकिंग सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है। ये क्वाड गठबंधन के तहत रक्षा संबंधों को भी मजबूत करता और अवैध समुद्री गतिविधि का मुकाबला करने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपनी रणनीतिक दृश्यता का विस्तार करने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को हॉकाई 360 तकनीक बेचने को मंजूरी भी दे दी। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब हिंद प्रशांत में समुद्री तनाव बढ़ रहा है। जैसे कि हम देख रहे होंगे कि चीन की जो ज़्यादा वर्चस्ववादी नीति है या फिर कई प्रकार की ऐसी चीज़ें, जैसे कि हिंद प्रशांत में तनाव की स्थिति बनती रहती है। अमेरिका विदेश विभाग द्वारा स्वीकृत इस निर्णय से भारत को उन्नत उपग्रह क्षमताओं का उपयोग करके अपनी समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार करने में मदद मिलेगी। विदेश विभाग के अनुसार प्रस्तावित बिक्री भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता, विश्लेषणात्मक क्षमताओं और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करके वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमताओं में भी सुधार करेगी। पैकेज की अनुमानित लागत $131 मिलियन है और इसमें सिविजन सॉफ्टवेयर, पसंदीदा सॉफ्टवेयर संवर्धन, तकनीकी सहायता, फील्ड टीम के माध्यम से प्रशिक्षण और रिमोट सॉफ्टवेयर विश्लेषणात्मक सहायता और दस्तावेजीकरण और अन्य रसद और कार्यक्रम सहायता भी शामिल है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी के एक बयान में कहा गया था कि मुख्य ठेकेदार वर्जीनिया के हंडन स्थित हॉकाई 360 होगा। अब बात करते हैं आखिर अंधेरे में चले जाने वाले जहाज़ों का पता लगाने की तकनीक है, तो क्या क्या इसमें खासियत है। हॉकाई 360 एक निजी अमेरिकी कंपनी है जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों का एक नेटवर्क संचालित करती है। ये उपग्रह जहाज़ों, विमानों, वाहनों और तटीय प्रणालियों से आने वाले रेडियो आवृत्ति यानी कि RF संकेतों को ट्रैक करती है। ये तकनीक विशेष रूप से उन जहाज़ों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है जो पता लगाने से बचने के लिए अपने स्वचालित पहचान प्रणाली यानी कि AIS को बंद कर देता है, और ये तथाकथित डार्क जहाज़ विवादित जल या फिर उन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं जहाँ पर अवैध गतिविधियाँ होती रहती हैं। हॉकाई 360 का सिस्टम RF उत्सर्जन को उठाकर और कई परतों का उपयोग करके उनका विश्लेषण करके इन छिपे हुए जहाज़ों की पहचान करता है, जैसे कि दिन के समय इमेजिंग के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यानी कि EO, थर्मल सिग्नेचर का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड यानी कि IR, और किसी भी मौसम या प्रकाश की स्थिति के तहत रडार आधारित छवियों के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि SAR। ये परतें एक जहाज़ के आकार, गति और स्थान को निर्धारित करने के लिए एक साथ काम करती है और तकनीक संदिग्ध पैटर्न की पहचान करने में सक्षम है, जैसे कि बार बार AIS अंतराल, और उन्हें अज्ञात सिग्नल गतिविधि के साथ सहसंबंधित कर सकती है। यह डेटा भारतीय नौसेना को जल्दी और सटीक रूप से प्रतिक्रिया करने की अनुमति भी देता है। अब बात करेंगे हॉकाई 360 की बिक्री का भारत के लिए क्या अर्थ हो सकता है। तो ये सौदा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग के एक नए स्तर को दर्शाता है। अमेरिकी सरकार के एक बयान में बताया गया कि प्रस्तावित बिक्री अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी, क्योंकि इससे अमेरिका भारतीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी, जो कि इंडो पैसिफिक और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी हुई है। हॉकाई 360 के जुड़ने से भारत को अब अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में गहरी दृश्यता प्राप्त होगी, और इससे हिंद महासागर क्षेत्र में तस्करी, अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और समुद्री डकैती पर नजर रखने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। हॉकाई 360 के जुड़ने से भारत को अब अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में गहरी दृश्यता प्राप्त होगी, और इससे हिंद महासागर क्षेत्र में तस्करी, अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और समुद्री डकैती पर नजर रखने में मदद मिलने की भी उम्मीद है। और भारतीय सेना पहले से ही P-8I समुद्री गश्ती विमान और सी गार्जियन ड्रोन जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। नई तकनीक उन उपकरणों को वास्तविक समय 24 घंटे निगरानी प्रदान करके पूरक बनाएगी, और यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ जहाज पता लगाने से बचने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं इसके थोड़े व्यापक संदर्भ में क्वेड और क्षेत्रीय समुद्री निगरानी कैसे हो सकती है। ये बिक्री चतुर्भुज रक्षा वार्ता यानी कि क्वेड के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो कि एक रणनीतिक साझेदारी है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। जुलाई 2024 में टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद समूह ने
हिंद महासागर को कवर करने के लिए अपनी इंडो पैसिफिक समुद्री डोमेन जागरूकता पहल का विस्तार किया था। मूल रूप से मई 2022 में घोषित ये पहल भागीदार देशों को समुद्री यातायात की बारीकी से निगरानी करने और अवैध गतिविधि से लेकर पर्यावरणीय जोखिमों तक के खतरों की पहचान करने की अनुमति भी देती है। हॉकाई 360 सौदा इस ढांचे के भीतर फिट बैठता है। ये भारत को न केवल बेहतर डेटा प्रदान करता है बल्कि उस जानकारी पर भी कार्रवाई करने में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब बात करते थोड़ा समुद्री सुरक्षा पर भारत का बढ़ता ध्यान। तो 2018 में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में सूचना संलयन केंद्र शुरू किया था और ये सुविधा शिपिंग डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करती है। हॉकाई 360 के एकीकरण के साथ केंद्र को और भी ज़्यादा सटीक खुफिया जानकारी प्राप्त होगी। हॉकाई 360 के एकीकरण के साथ केंद्र को और भी ज़्यादा सटीक खुफिया जानकारी प्राप्त होगी, जिससे कि उसे वास्तविक समय में विकास को ट्रैक करने में मदद भी मिलेगी। मौसम या दिन के समय की परवाह किए बिना लगातार काम करने की प्रणाली की क्षमता एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करती है। मृत क्षेत्रों को बंद करके जहाँ जहाज कभी बिना किसी निशान के गायब हो सकते थे, भारत समुद्र में खतरों का सामना करने के लिए अपनी तत्परता बढ़ाता है और महत्वपूर्ण व्यापार गलियारों में सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं थोड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र की। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ किसी देश के अंदर का वो क्षेत्र होता है जो सामान्यतः शुल्क मुक्त यानी कि राजकोषीय रियायत होता है और देता है, तथा जिसमें मुख्यतः निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन के लिए अलग अलग व्यवसाय और वाणिज्यिक कानून भी होता है। इन क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन के लिए भी विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ बनाए गए हैं। इससे व्यापार करने में आसानी होती है। अब भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो एशिया का पहला EPZ यानी कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। यद्यपि इन EPZ की संरचना SEZ के समान थी, फिर भी सरकार ने EPZ की सफलता को सीमित करने वाली अवसंरचनात्मक और नौकरशाही चुनौतियों के निवारण के लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत 2000 में SEZ की स्थापना शुरू की थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और यह अधिनियम 2006 में SEZ नियमों के साथ लागू हुआ। हालांकि भारत में SEZ 2000 से 2006 तक विदेश व्यापार नीति के तहत चालू थे, लेकिन भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ की संरचना चीन के सफल मॉडल के अनुरूप की गई है। थोड़ा सा बात करते हैं SEZ जो कि भारत में पहला है सेंटा क्रूज जो कि महाराष्ट्र में है, कोचीन केरला में है, कांडला सूरत में है यानी कि जो गुजरात वाला है, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और फाल्ता वेस्ट बंगाल में और नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा इंदौर भी जो कि मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में 389 SEZ अधिसूचित है, जिनमें से 265 चालू हैं। लगभग 64% SEZ 5 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। अनुमोदन बोर्ड सर्वोच्च निकाय है और इसका नेतृत्व वाणिज्य विभाग यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव करते हैं। भारत की मौजूदा SEZ नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बाबा कल्याणी के नेतृत्व वाली समिति का गठन किया गया था और इसने नवंबर 2018 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इसकी स्थापना विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ नीति का मूल्यांकन कर उसे विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुरूप बनाने तथा क्षमता उपयोग को अधिकतम करने और विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि SEZ के संभावित उत्पादन को अधिकतम करने के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को लाने के व्यापक उद्देश्य से की गई थी। अब बात करते हैं थोड़ा SEZ अधिनियम के उद्देश्य क्या थे, आखिर यह एक्ट लाया क्यों गया था। तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि सृजित करना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना। तीसरा रोजगार सृजन करना। चौथा घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और लास्ट है बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। अब बात करते हैं SEZ के प्रोत्साहन और सुविधाएं क्या हैं। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए माल का शुल्क मुक्त आयात, घरेलू खरीद आदि के लिए इसको सुविधाएं मिलती है। आयकर न्यूनतम, वैकल्पिक कर आदि जैसे विभिन्न करों से छूट मिलती है। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बिना किसी परिपक्वता प्रतिबंध के 1 वर्ष में SEZ इकाइयों द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार लिया जा सकता है और केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय अनुमोदन के लिए एक एकल खिड़की मंजूरी इसको मिली हुई है। अब बात करते हैं इसके प्रदर्शन कैसे कैसे रहे। तो निर्यात की बात करें तो 22,840 करोड़ रुपए 2005-06 का निर्यात बढ़ करके 7,59,524 करोड़ रुपए इसका हो गया था 2020-21 तक। इसके निवेश की बात करें तो 4,035.51 करोड़ रुपए जो कि 2005-06 में
था, लेकिन उसका निवेश बढ़ करके 6,17,499 करोड़ रुपए जो कि 2020-21 तक हो गया था। रोजगार की बात करें तो 1,34,704 व्यक्तियों को मिला था, ये 2005-06 का डेटा है। तो उससे बढ़ करके 23,58,136 व्यक्तियों को मिल गया था 2020-21 तक। यहाँ पर हमें सेक्टर वाइज SEZ के वो भी मिल जाएंगे डेटा, जैसे कि ITS इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो कि 61% है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स का 5%, इंजीनियरिंग का 5%, टेक्सटाइल एंड अपीरियल एंड वो का था 3% एंड बायोटेक्नोलॉजी का 3% एंड मल्टी प्रोडक्ट का 9% एंड अदर्स का 16% का रेशियो था। अब बात करते हैं इसमें आखिर चुनौतियां क्या क्या आती है। तो SEZ स्थान की मांग में कमी और महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण भी इसमें काफ़ी सारी चुनौतियां देखने को मिली थी। आर्थिक क्षेत्रों के कई मॉडल है, जैसे कि SEZ तटीय आर्थिक क्षेत्र और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, फूड पार्क एंड टेक्सटाइल पार्क, जो कि विभिन्न मॉडलों को एकीकृत करने में चुनौतियां पेश करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई आसियान देशों ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव किया और अपने कौशल विकास संबंधी पहलों पर भी काम किया था। परिणाम स्वरूप भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने वैश्विक स्तर पर अपने कुछ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी खो दिए थे, इसीलिए उन्हें नई नीतियों की आवश्यकता है। अब आगे की रास्ते की बात करें तो MSME योजनाओं के साथ जोड़ करके विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि SEZ में MSME निवेश को बढ़ावा देना तथा वैकल्पिक क्षेत्रों को क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि SEZ में निवेश करने की अनुमति देना और विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि SEZ पर बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशों में से एक चीज़ है लागू करना। इसने अतिरिक्त सहायता और प्रक्रियागत छूट के साथ साथ विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बुनियादी ढांचागत दर्जा देने की भी वकालत की थी, ताकि वित्त तक उनकी पहुंच में सुधार हो और वे दीर्घकालिक उधारी ले सकें। अब बात करते थोड़ा यूएन क्लॉज पे। तो यूएन क्लॉज, जिसे अक्सर महासागरों का संविधान कहा जाता है, समुद्रों एवं महासागरों के उपयोग के संबंध में राष्ट्रों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जिसमें कि संप्रभुता, समुद्री मार्ग अधिकार एवं आर्थिक उपयोग शामिल है। इसके तहत समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: आंतरिक जल, प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ और गहन समुद्र। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा एरिया कितना कितना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो यह है कोस्ट बेस लाइन, इसके बाद ये 12M तक है टेरिटोरियल सी, इसका 12M से 24M तक है कॉन्टिजेनियस जोन, इसका 24M से 212 से लेकर के 200 है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ। और यहाँ पर हमको कॉन्टिनेंटल सेल्फ दिख जाएगी एंड 200M के बाद आता है हाई सीज। इसके बाद यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी हमको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं थोड़ा क्वेट की। तो क्वेट या चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच में कूटनीतिक साझेदारी है। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि का ध्यान केंद्रित करता है तथा एक मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध अनुकूल वातावरण को बढ़ावा भी देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे है अमेरिका, ये रहा जापान और ये रहा ऑस्ट्रेलिया और ये रहा भारत, जो कि क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर बना रहा है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। तो क्वाड का उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा, गलत सूचनाओं और आतंकवाद से निपटने से क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करना है। अब बात करें तो क्वेड कैसे बना था। तो क्वेड की उत्पत्ति वर्ष 2004 के हिंद महासागर सुनामी के फलस्वरूप हुई थी, जहां 4 देशों ने मानवीय सहायता प्रदान की थी। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा वर्ष 2007 में औपचारिक रूप से स्थापित ये समूह चीन की प्रतिक्रियाओं के कारण विशेष रूप से वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया के इससे बाहर हो जाने के बाद निष्क्रिय हो गया था। चीन के प्रभाव के प्रति क्षेत्रीय दृष्टिकोण में बदलाव के मध्य से वर्ष 2017 में पुनर्जीवित किया गया, जिसका समापन वर्ष 2021 में इसके पहले औपचारिक शिखर सम्मेलन के साथ हुआ था। अब इसके विस्तार की संभावना की बात करें तो क्वाड प्लस बैठकों में दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम जैसे राष्ट्रों को शामिल किया गया, जो कि भविष्य में विस्तार की संभावना का संकेत देता है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी कंटेंट मिलता रहे। साथ में क्लासेस अपडेट भी मिल जाएगी, PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।